जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से कुमार मन्नूज मैजिकल इनऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और अपने जेआरएफ सीएसआईआर नेट आईआईटी एग्जाम के सेक्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जो हमने पिछला लेक्चर स्टार्ट किया था वो था आयोनिक बॉन्ड का। तो आयोनिक बॉन्ड का जो फर्स्ट लेक्चर हमने लिया है उसमें जस्ट आयोनिक बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हमने किया है और बॉर्नहेवर साइकिल, स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि लैटिस एनर्जी ज्यादा होने से सामान्य तौर पे ज्यादा होते हैं, लेकिन ओवरऑल तो डेल्टा एच डेल्टा जी डिसाइड करेगा। फिर भी जनरलाइजेशन में लैटिस चलता है। मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी हमने डिस्कस किया। वहां भी हमने कहा कि जरूरी नहीं है ऐसा हो, सेलेक्टेड एग्जांपल हमने लिया था। मेरे को याद है LIF सॉरी MGO CAO SRO BO ये एक एग्जांपल लिया था, FEF2 FEF3 एक ये एग्जांपल लिया था। जानबूझ के ऐसा लिया जिसमें वो फॉलो हो रहा था, हमने जान के वो नहीं लिया जिसमें वो फॉलो नहीं हो रहा था। जैसे 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 अगर मान लो कि हमने लिया FEF2 FEF3, तो मैंने किया क्या कि लैटिस एनर्जी FeF3 की ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर मैं FeCl2 FeCl3 ले लेता तो मेल्टिंग पॉइंट FeCl2 की ज्यादा होती है FeCl3 से, फिर अपन फंस जाते। समझ रहे हैं ना? तो मैंने चालाकी से एग्जांपल पिक किया और आपको एक्सपर्ट धीरे धीरे बनाऊंगा कि आप कैसे एग्जांपल लेंगे। एक बार में तो आप नहीं ना निकाल पाएंगे चीजों को। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी, इसके बाद मैंने हार्डनेस भी डिस्कस किया कि हार्डनेस भी आयोनिक कंपाउंड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी। ठीक है, वहां भी हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने हमने आपको आइडिया दिया था कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह का, स्ट्रक्चर पर बेस्ड लिमिटिंग रेडियस रेशियोज वगैरह का, वो भी थोड़ा सा आइडिया हुआ था। और हमने लास्ट लेक्चर का जो आखिरी सेक्शन था उसमें यह बोला था कि बॉर्नहेवर साइकिल से जो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करो चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करो, मतलब उसमें देखो क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम है ऑफ मेनी थिंग्स लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, एल्जेब्रिक सम ऑफ मेनी थिंग्स लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, हीट ऑफ सब्लिमेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो किसी को भी अगर एक निकालना हो इधर कर दो, बाकी को उधर कर दो। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से बॉर्नहेवर साइकिल किस किस चीज को कैलकुलेट करने में यूजफुल है, ठीक है, तो ऑप्शंस आपको जब भी रखा जाएगा तो दिमाग में ये नहीं रखोगे कि सिर्फ लैटिस ही, उस इक्वेशन में जो भी है एक को इधर रख के बाकी को उधर कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में ये दिया जाए बॉर्नहेवर साइकिल evaluates the experimental values of, तो अगर आपके ऑप्शंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आए तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपके हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वेशन में कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नहीं। अगर आपको बोला जाए आयोनाइजेशन एनर्जी तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है। अगर आपको बोला जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलोगे हो सकता है। अगर आपको बोला जाए, समझ रहे हो, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या हीट ऑफ एटोमाइजेशन आप कह सकते हो सकता है। अगर आपको बोला जाए बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी आप कहोगे हो सकता है। अगर आपको बोला जाए लैटिस एनर्जी कहोगे हो सकता है। लेकिन ये चीजें क्लियर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों नहीं होगा। तो लैटिस एनर्जी आप कैसे निकाल रहे हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका जो भी है इसमें से आप बाकी चीजों को, बाकी चीजें क्या, सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन वगैरह वगैरह जो कुछ भी है सबको एक तरफ करके आपने इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला। लेकिन हमने बोला कि ये कैलकुलेशन लेंदी है, हमने लास्ट में यही आपको बोला था, ये कैलकुलेशन लेंदी है। एक लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए बहुत सारी चीजों को जरूरत पड़ती है, इसीलिए उन दिनों एक ऑल्टरनेटिव मैथमेटिकल अप्रोच लगाया गया लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का। ध्यान से देखिएगा, मेनी मैथमेटिकल approaches introduced
in order to calculate lattice energy without using बॉर्नहेवर साइकिल। ठीक है, बिना इसको इस्तेमाल किए हुए आपका बहुत सारा अप्रोच जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे एक फेमस है बॉर्नलैंड करेक्शन, बॉर्नलैंड करेक्शन, एक है बॉर्न मेयर इक्वेशन, और एक है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कैपुस्टिन्स्की इक्वेशन, कैपुस्टिन्स्की डबल आई लिखा जाता इक्वेशन। और भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सब में ये लोग जो डिफर करते हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस की इक्वेशन में डिफरेंस है। मेजर डिफरेंसेज इन अप्रोच ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज। सर ये क्या है? अरे यार, कोई भी कमजोर से कमजोर और स्ट्रांग से स्ट्रांग बॉन्ड आप लोगे, जब एटम्स या आयंस क्लोजली अप्रोच करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स के साथ, तो जाहिर सी बात है वहां पर रिपल्सिव फोर्स भी डेवलप होगा। आप तो वेंडरवॉल फोर्स भी पढ़ते हैं ना, वेंडरवॉल फोर्स में भी आपको हमने क्या किया है, ध्यान दें, उसमें भी आपका रिपल्सिव फोर्स आया है, वेंडरवॉल में भी रिपल्सिव फोर्स आया, V/R/12 आपने किया वहां भी। तो चलो, अब इसमें मेजर आपको फोकस होना है किस पर? बॉर्नलैंड करेक्शन पर, बाकी को नहीं, क्योंकि हम लोगों के लिए जितने काम की चीजें हैं वो इसी से निकल जाएंगी। वो भी आपको ये इक्वेशन पढ़ाने के पीछे मेरा एक दो मकसद है। एक, केमिकल बॉन्डिंग का अप्रोच क्लियर करना। सेकंड, मेडुलेन कांस्टेंट को समझना, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चर वगैरह को थोड़ा समझना, और इससे मेनली आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी वगैरह पर अप्रोच अच्छा बनेगा। नहीं तो अगर इन चीजों को मेरे को क्लियर नहीं करना होता तो आयोनिक बॉन्ड में लैटिस एनर्जी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन भी कर सकता था। ठीक है, सॉरी, स्किप भी कर सकता था। तो इसके वजह से मैंने ये आपको चीजें बताई हैं और बताऊंगा भी, छोड़ने वाली कोई चीज है नहीं। चलिए आ जाइए। अगर मैं यहां पर आपको, हालांकि जानते हैं इस करेक्शन से पहले इन लोगों ने इक्वेशन दिया था, बॉर्नलैंड इक्वेशन अलग है और बॉर्नलैंड करेक्शन अलग है, तो करेक्शन उसको मॉडिफाई किया गया। इससे लैटिस एनर्जी जो थियोरेटिकल फॉर्मूला तैयार किया गया वो तैयार हुआ N0A Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर बाई 4πε0R इंटू 1 - 1/n। अच्छे से देखेंगे, याद रहना चाहिए फॉर्मूला आपको। देखिए मैंने क्या बोला, मैथमेटिकल वैल्यू, इतनी सारे डेटाज की जरूरत नहीं है, तो आप एक मैथमेटिकल अप्रोच लगा रहे हैं लैटिस एनर्जी के लिए। N0A Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर बाई 4πε0R इंटू 1 - 1/n। अब बोलोगे कि सर आप भाग रहे थे हीट ऑफ फॉर्मेशन से, आयोनाइजेशन से, तीसरा सब्लिमेशन से, चौथा एफिनिटी से, पांचवा बॉन्ड डिसोसिएशन से, एक लैटिस को निकालने के लिए 5 चीजों से भाग रहे थे। सर इस इक्वेशन में आप कितनी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं? N0A Z प्लस Z, मैंने उससे ज्यादा सर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी नहीं, एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला टर्म, आइए, N0 आपका एवोगाड्रो नंबर है, तो अगर ये एवोगाड्रो नंबर है तो आप समझ सकते हैं कि ये 1 मोल के लिए डिफाइन हो रहा है। इससे क्या पता चला? U0 डिफाइंड पर मोल। और आपने वहां भी जो लैटिस एनर्जी डिफाइन किया था
वहां भी आपने लैटिस एनर्जी डिफाइन किया था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, बॉर्न साइकिल में एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ, चूंकि 1 मोल पर ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, 1 मोल ऑफ ionic crystal is formed from its constituent gaseous ions. देखिएगा, लैटिस एनर्जी को हमने क्लियर लिखा था कि एटम से कोई लेना देना नहीं है, वो जब गैसियस फेज में पहुंचते हैं आयंस, तब कंबाइन करके वो आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल तैयार करते हैं। और इस स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हुई थी वही था लैटिस एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके जो अवयव है गैसियस अवयव, एटम से नहीं, उधर लैटिस नहीं है, सिर्फ इस स्टेप में लैटिस है। और यहां भी हमने इक्वेशन में दिखाया है कि n नॉट मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट आइए, अगली चीज है इसमें ए इज मेडुलेंग कांस्टेंट। व्हाट इज ए इज मेडुलेंग कांस्टेंट। ये दिखता तो कांस्टेंट है, लगता तो कांस्टेंट है, बट ये वैसा वाला कांस्टेंट नहीं है जिसका फिक्स वैल्यू, ठीक है, ये वो वाली कांस्टेंट नहीं है। ये वाला जो मेडुलेंग कांस्टेंट है, ये है स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर वैरी कर जाता है। जैसे आपको पता है ZnS जिंक ब्लेंड का अलग स्ट्रक्चर होता है, ZnS वुजटाइट जब लिखते हैं तो वुजटाइट का अलग स्ट्रक्चर होता है, NaCl का अलग है, CsCl का अलग है। तो मेडुलेंग कांस्टेंट के बारे में डिपेंड्स अपॉन, ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को समझे, अच्छे से समझे। मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं बताऊंगा जिस चीज की आपको जरूरत नहीं हो CSIR, नेट में, जैम में, JRF में। इस बात को पहले जहन में अच्छे से डाल लें। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं, हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि आपको वो कॉम्पिटिटिव के लिए यूजफुल नहीं। मेरा 2 मकसद है। एक मकसद है जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊं उस टॉपिक में क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कंपटीशन निकाल के कल को अगर लेक्चरर बनेंगे, आपकी ये क्लैरिटी अगर नहीं रहेगी तो आप फंसेंगे। ठीक है, आपने क्वालिफाई किया लेकिन आपकी खुद की क्लैरिटी। तो जो टॉपिक मैं जा रहा हूं, मान लो सिलेबस में जो कुछ भी है स्ट्रेट, इससे कभी कभी थोड़े से आउटर साइड जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? ताकि ये वाली चीजों की क्लैरिटी आपकी बढ़े। कभी कभी वो करना जरूरी है, इस बात को समझे। और मैं आपके बोलने पर भी ऐसे एरिया को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अब उसमें भी बहुत सारे इलेबोरेशंस हैं और डिटेलिंग है, और क्योंकि नॉलेज का तो कोई लास्टिंग नहीं, कोई अंत नहीं है उसका, तो और जानकारी क्या बढ़ाते जाऊं? तो नहीं, मेरा मकसद ये भी नहीं है कि आप विद्वान बन जाए। मेरा मकसद है 2 चीज। पहला, लर्निंग केमिस्ट्री आपकी बेटर हो, आप किसी को जब कोई चीज बोले तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सके, मिनिमम कुछ तो हर टॉपिक पर बोल सके। और दूसरा, आपका कॉम्पिटिटिव एक्यूरेसी परफेक्ट हो। ये 2 चीजों के लिए। तो चलिए आइए, मेडुलेंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन शेप, या आप कह सकते हैं ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। मतलब ये फिक्स है, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर फिक्स है। मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीट फिक्स एक वैल्यू है, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फिक्स, उस तरीके का। तो देखो, अभी तक जो आपके आए फैक्टर्स आए, एन नॉट तो कांस्टेंट ही रह गया दोस्त, ए मेडुलेन कांस्टेंट, हमने ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही बोला। Z प्लस Z माइनस चार्ज हो गया, मैं अगले पेज में लिख दे रहा हूं, चार्ज तो दिख जाएगा। NaCl के लिए लगा रहे हो तो +1 -1। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फिक्स ही हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिक्स हो गया, आर दोनों के बीच की दूरी हो गई, और बॉन्ड एक्सपोनेंट हो गया n, एक्सपोनेंट, ठीक है, वो हो गया n। तो आपका वो चीज मैं कैलकुलेट करके अब दिखाता हूं, मतलब हर चीज को लिख देता हूं, इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं हुआ। लग रहा था कि बहुत सारे टर्म है, लेकिन मोस्टली कांस्टेंट ही, n की वैल्यू भी फिक्स है, ई फिक्स हो गई, ए फिक्स हो गई, एन नॉट फिक्स हो गई, ये फिक्स हो गई, तो वेरिएबल क्या हुआ? आर। तो मैं अगले पेज में आता हूं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज।
तो आइए हम लोग और भी टर्म्स को उसमें पहले क्लियर करें, ठीक है। एन नॉट ए, हाँ, ए मेडुलियन कांस्टेंट। मेडुलियन कांस्टेंट के बारे में अगर बात करूं मैं बहुत शॉर्ट में, मैं ज्यादा इसमें ले नहीं जाना चाहूंगा। जैसे मेडुलियन कांस्टेंट ए, तो यहां पे देखो मैं इसका जैसे सिंपल एक बोलता हूं, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और वर्सेज आप ले लेते हैं अगर मेडुलियन कांस्टेंट। देखो किस तरीके से, बस आइडिया दे रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं उन चीजों को। जैसे मान लो अगर आपने NaCl टाइप का स्ट्रक्चर लिखा, ठीक है, तो सॉरी पहले ZnS से शुरू करूंगा, सीक्वेंस में बना देता हूं। देखो जैसे मान लो आपने ZnS जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, अच्छे से देखना, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर लिया, तो इससे आपका ज्यादा वैल्यू मेडुलियन कांस्टेंट का ZnS का उठेगा, लेकिन किस वाले स्ट्रक्चर का? वुजटाइट का, ठीक है। इससे ज्यादा वैल्यू ए में उठते जाएगा धीरे धीरे ग्रेजुअल, ये बड़ा वैल्यू नहीं होता, मैं दिखा भी रहा हूं आपको। इससे ज्यादा आएगा आपका NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, इससे ज्यादा CsCl उठेगा। CsCl से ज्यादा लेना है तो जस्ट ज्यादा लोगे तो एक TiO2 रूटाइल स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये वाले का आ जाएगा रूटाइल स्ट्रक्चर का। रूटाइल से ज्यादा ले लोगे तो CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर आ जाएगा, फ्लोराइड स्ट्रक्चर आ जाएगा। इससे भी ज्यादा वैल्यू लोगे तो आपको कोरंडम स्ट्रक्चर आना चाहिए। सीक्वेंस में मैं ले रहा हूं तो ZnS और फिर आपको हो गया, मैंने फ्लोराइड लिया तो रूटाइल ले ही लिया तो कोरंडम स्ट्रक्चर, सही है, कोरंडम लेता हूं, Al2O3 कोरंडम स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं ना, ये लिया मैंने। तो ज्यादा कुछ नहीं, तो इतना तो आप ध्यान रख सकते हैं ना, मिनिमम। ज्यादा अगर मैं कुछ नहीं बोलूं तो इतना तो याद रख सकते हैं। क्या बोला मैंने? देखो अच्छे से आराम से सोच लो। मैंने बोला जिंक ब्लेंड, ZnS जिंक ब्लेंड, ठीक है। फिर ZnS वुजटाइल का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, आपको पता होगा सॉलिड स्टेट में। NaCl का स्ट्रक्चर, CsCl NaCl में फिर डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेते हैं, यहाँ 8 लेते हैं। कल हमने पिछले क्लास में बताया हुआ था, यहाँ पर BCC स्ट्रक्चर हो जाता है, वहां पर FCC स्ट्रक्चर, TiO2 का रूटाइल स्ट्रक्चर, CaF2 फ्लोराइड का अपना, Al2O3 कोरंडम का। तो ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ गई। अगर मैं जैसे बात करूं कि कोरंडम की मेडुलियन कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, देखिएगा इसकी मेडुलियन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, इसकी है 4.171। जैसे NaCl की मैं यहीं से याद रखता हूं, NaCl की मेडुलियन कांस्टेंट वैल्यू हो गई A इक्वल्स टू, मैं यहां से याद रखता हूं 1.747। ये देखिए NaCl वाला तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि NaCl तो बहुत कॉमन एग्जांपल है ना, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका इस तरह से कि कैसे क्या हुआ। अब जैसे इसका मान लीजिए ZnS से हमने शुरू किया, तो ZnS का अगर देखोगे तो 1.638। तो ज्ञान नहीं है ये सब, ऐसा नहीं कि अब, ठीक है, हर तरह के लोग हैं। अब जिनको इस चीज में इंटरेस्ट है कि सर मेडुलियन कांस्टेंट का रेंज क्या होता होगा, हर चीज का एक रेंज होता है ना जी। बॉन्ड एनर्जी को आपने इतना पढ़ा, इतना सारा पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां पर एक रेंज था, ठीक है, वहां पे एक रेंज था। तो हमने रेंज का आपको आइडिया क्यों दिया? मैंने बोला कि हर चीज को रटना नहीं है, हर चीजें याद रहनी जरूरी नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें याद रहनी भी जरूरी है। तो देखो रेंज क्या है, 1.638 से शुरू हुआ और अच्छे से अच्छे स्ट्रक्चर में 4.1 तक जा रहा है। इंपॉर्टेंट एक रॉक सॉल्ट का मैंने बोला NaCl का, चूंकि NaCl का मैं वैल्यू लिखने भी जा रहा हूं 1.747 है, ठीक है। तो ये अब आ जाओ, तो आपका लैटिस एनर्जी दोस्त क्या था थियोरेटिकल वाला? N नॉट A Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 1 माइनस 1 बाय N। अच्छे से देखो, तो मैंने N नॉट बोला क्या दोस्त? एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ए क्या बोला? मेडुलियन कांस्टेंट। Z प्लस Z माइनस है आपका बेटा इंटीग्रल चार्ज। क्या है?
इंटीग्रल चार्ज, मैग्नीट्यूड नहीं है, इंटीग्रल चार्ज। मतलब सर इसको कैसे लगाएंगे? जैसे NaCl के लिए Z प्लस Z माइनस की वैल्यू हो जाएगी -1, MgO के लिए Z प्लस Z माइनस की वैल्यू हो जाएगी -4 + 2 -2। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो Z प्लस Z माइनस मैंने दिखा दिया इंटीग्रल चार्ज। अब क्या है इसमें? E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो तो फिक्स हो गया। E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो तो दोस्त फिक्स हो गया। 1.6 × 10⁻19 कूलम SI यूनिट से चलते हो। इसके बाद आपको हो गया क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस है। ये तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ जो भी कुछ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये भी फिक्स हो गया आपका। अब R बच रहा, R है आपका क्या? R प्लस जोड़ R माइनस, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो ये वेरिएबल चीज है। कंपाउंड आपका चेंज करेगा तो R प्लस R माइनस तो बदलेगा, वो वेरिएबल है। अब बच गया N, बॉर्न एक्सपोनेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? बॉर्न एक्सपोनेंट। अब बॉर्न एक्सपोनेंट भी कांस्टेंट है एक तरह का, लेकिन ये भी मेडुलेन कांस्टेंट की तरह ही कांस्टेंट है। जैसे मेडुलेन कांस्टेंट किस पर डिपेंड किया? उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के, उस कंपाउंड के, आयोनिक कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड किया। तो वैसे ही आपका बॉर्न एक्सपोनेंट डिपेंड करेगा उन आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। क्या बोला मैंने? डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। मतलब सर देखिए ध्यान से, मतलब मान लो मैं यहां लिखता हूं आयंस और यहां लिखता हूं N वैल्यूज। अच्छे से देखेंगे, अगर आपने हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया तो आपका N की वैल्यू ली जाएगी 5। अगर आपने नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन किया, N की वैल्यू 7। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन किया 9। क्रिप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन किया 10। ज़ेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन किया 12। एक मिनट रुक जाओ, हीलियम से नहीं ले रहा हूं ना, 3 से लेना, 12 और आपका हो जाएगा CS+। हाँ सही है, आ जाओ। अब जैसे एग्जांपल भी मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने किया, एग्जांपल भी लिख रहा हूं, यहां पे क्या लिख सकते हो? Li+ Be2+, सही है ना? तो इसके लिए N वैल्यू कितनी? 5। यहां पे लिखो, क्या लिख सकते हो? Na+, Mg2+, अनायन भी ले लो, अनायन भी F-O।। यहां क्या लिख सकते हो? K+, क्या लिख सकते हो? Ca2+, कॉपर प्लस, इस तरह ये भी एग्जांपल ले सकते हो। क्लियर है? S∬- Cl-। यहां क्या लिख सकते हो? Rb+, यहां कॉपर प्लस लिए, यहां सिल्वर प्लस लेना है, Br-। समझ रहे ना? यहां क्या लिख सकते हो? Cgm+, यहां गोल्ड प्लस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा, सीडो इनर्ट गैस। और यहां क्या लिख सकते हो? I-। आपको समझ में आ गया होगा चीज किस तरीके से लेंगे। अब जैसे देखो, मान लो एक एग्जांपल मैंने लिया, एक एग्जांपल लिया मैंने NaCl। अब इसके लिए N की वैल्यू कितनी होगी? तो ध्यान से देखो, Na+ के लिए N इसका कितना होगा? Na+ के लिए N लोगे, N पहले किसके लिए लोगे? Na+ के लिए, प्लस N किसके लिए लोगे? Cl- के लिए, डिवाइडेड बाय 2। ऐसे N निकलता है। तो Na+ के लिए N आपका क्या लेना है? जरा देखो, नियॉन वाला 7। और Cl- के लिए क्या लेना है? Cl- के लिए जरा देखो, सॉरी 9 ना, हाँ 9। तो 7 + 9 16 डिवाइडेड बाय 2 8। क्लियर हुआ? एवरेज मीन वैल्यू लेते हैं हम लोग, इसका मीन वैल्यू इज टेकन। तो देखो कितनी जानकारी वाली चीजें हमने डिस्कस की हैं, क्योंकि सबको पता होता है अगर मैं ये लैटिस एनर्जी, ये टॉपिक, ये डिस्कस मैं नहीं करूं तो आप कहां पे लैक करेंगे, कहां लैक करेंगे जरा देखिए। MSc तक हर बच्चे को, हर किसी को पता होता है कि भाई लैटिस एनर्जी निकालनी है तो चलो बॉर्डनेबर साइकिल में भिड़ जाओ। मैथमेटिकल अप्रोच होता है, किसी ने सुना होता है कि मैथमेटिकल अप्रोच भी होता है निकालने का, किसी को नहीं भी पता होता है। ठीक है, अब जिसको पता है वो मैथमेटिकल अप्रोच में चीजों को नहीं जानता। तो हमने पहले क्लियर किया कि फॉर्मूले बहुत सारे हैं,
कैपुंस्की है, फॉर्मूले हैं, बॉन्ड मेयर है, बॉन्ड लैंडे करेक्शन है या बॉन्ड लैंडे इक्वेशन भी है। तो बॉन्ड लैंडे करेक्शन एक कॉमन है जिससे बहुत ज्यादा प्रोडिक्शन क्लोज आता है, किसके? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के, बॉन्ड नेबर साइकिल के। तो अब उसका भाई हमने इक्वेशन लिख दिया, एन नॉट ए जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू 1 माइनस 1 बाय। अब किसी को ये बोलोगे उसमें ये नहीं, अगर वो तुमसे पूछ दिया, आपसे कोई बच्चा पूछ दे रहा मान लो कि सर इसमें ए क्या है, अब भैया आपको पता ही नहीं ए क्या है, बच्चे का भी लेवल है ना, तो मेडुलियम कांस्टेंट। अब मेडुलियम कांस्टेंट सर ये वैल्यू कैसे होती है, कहां से निकलेगी, कैसी कांस्टेंट है? तो आपको एक रफ आइडिया तो होना चाहिए ना कि भैया इसका जो रेंज है वो 1.6 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पॉइंट इधर जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा वैल्यू ये नहीं है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स यही मल्टीप्लाई होगा। एक रेंज हमने बता दिया, सब चीज को हमने लिख दिया, ठीक है। तो एक रफ एन का भी हमने इसलिए एग्जांपल कर दिया। अब चीजों को रखा गया, मतलब आप सामने वाले को भी थोड़ा सा अच्छे से समझा सकते हैं, आपका भी कॉन्फिडेंस है। प्लस ये सारी चीजें काम की होती है, ऐसा भी नहीं है। मैं मानता हूं कि बॉन्ड एक्सपोनेंट का कोई वैल्यू कभी आपसे जेआरएफ में नहीं पूछेगा, लेकिन आप आईआईटी एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आपको कभी आमना सामना हो सकता है, जेआरएफ वालों को आमने सामने नहीं। लेकिन बाद बाकी कंपटीशन में तो यार आ जाए तो क्या करोगे वहां पे, लैटिस एनर्जी से इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ आ जाए, सॉलिड स्टेट आपको पढ़ना होता है, सॉलिड स्टेट में आप कहां भागोगे मेरे को ये बताओ, सॉलिड स्टेट में आप कहां जाइएगा भाग करके, उसमें तो देखना ही देखना। चलिए आइए, तो इस पेज में मैंने आपको यह बताया कि मेडुलेन कांस्टेंट ZnS ऑर्डर हमने एक समझाया, सबकी वैल्यू नहीं दिखाई है। ZnS जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर से ज्यादा ZnS वुस्टाइट स्ट्रक्चर का होता है, और वुस्टाइट स्ट्रक्चर से ज्यादा NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, CsCl रूटाइल स्ट्रक्चर, फ्लोराइट स्ट्रक्चर, कोरेंडम स्ट्रक्चर, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है जिसके वैल्यू जिसमें मैंने मेंशन नहीं किया। एक जनरलाइजेशन वाली बातें चल रही है, हमने दिखाया 1.63 से 4.1 के बीच चल रहा है। NaCl का एक इंपॉर्टेंट हमने वैल्यू 1. मेरे को मैं याद ऐसे ही रखता हूं 1.747 पलट वलट दो 4.171, यहां 77 यहां 11 कर लेता हूं पलट के, तो चलो वो मेरा। अब इसमें सारे चीजों को मैंने लिखा, अब जरा आप दिमाग लगाएं, ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, अच्छे से देखिए। तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी नेगेटिव? अच्छे से सुने, आपका एन नॉट नेगेटिव नहीं है, आपका मेडुलेन कांस्टेंट ए भी नेगेटिव नहीं है, आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्क्वायर वो भी नेगेटिव नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वो भी नेगेटिव नहीं है, आर प्लस और आर माइनस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो भी नेगेटिव नहीं है। तो सवाल है कि आखिर नेगेटिव क्या बना रहा है इसको, तो ध्यान से देखें, इसको नेगेटिव बना रहा है जेड प्लस और जेड माइनस का प्रोडक्ट। हमने स्पष्ट लिखा ये नेगेटिव होगा हर हाल में जेड माइनस के कारण, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव, क्लियर है? और ये नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव ये टर्म पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स तो पॉजिटिव एनर्जी ही लेके ना आएगा दोस्त। अगले पेज में फिर से एक्सप्लेन करता हूं अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो, लेकिन एक बार मैं बोल दे रहा हूं, आ जाना चाहिए। मैंने बोला ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एक वैल्यू नेगेटिव है एनर्जी में और एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है हमने आपको पढ़ाया है कि जो वो तो एल्जेब्रिक सम होता है, वो तो एल्जेब्रिक सम होता है। आप जब आपका बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होगा तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों काम करेगा, वो वैंडरवाल फोर्स के टाइम में भी हुआ था जबकि वो काफी कमजोर फोर्स था। तो यहां भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, लेकिन पॉइंट क्या है, जो नेगेटिव दिख रहा है वो नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव एनर्जी है, और जो पॉजिटिव दिख रहा है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव में आ रही है, और रिपल्सन को हमेशा पॉजिटिव होना भी चाहिए, तभी तो हमने ये बॉन्ड एक्सपोनेंट जो है ये रिपल्सन वाला टर्म है, बॉन्ड रिपल्सन एक्सपोनेंट भी इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? बॉन्ड रिपल्सन एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये वाला वो टर्म है। तो मैं अगले पेज में इसको फिर से और क्लियरिटी के साथ और थोड़ा लिख देता हूं, उम्मीद है आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। एक बार जल्दी से बता दे क्लैरिटी के साथ समझ रहे हैं या नहीं प्लीज। आइए, मैंने बोला कि आपने लिखा लैटिस एनर्जी थियोरेटिकल इक्वल्स टू एन नॉट ए
जेड प्लस जेड माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 1 - 1/n। अब तो याद हो गया होगा। मैंने बोला ये वाले टर्म आपका जो हुआ वो नेगेटिव है, इसीलिए ये वाला एनर्जी जो आया वो नेगेटिव आया और ये वाला जो एनर्जी आया वो पॉजिटिव आया। ठीक है, देखते जाए। तो इसका मतलब ये एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन है और ये रिपल्सन है। अब मैंने बोला कि इन दोनों में कौन ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। अच्छे से देखें, तो चूंकि n की वैल्यू आपको मैंने क्या बताई अभी, देखिए 5 7 9 10 12 हमने ये वैल्यू बताया। तो आप क्या देख रहे हैं, चूंकि हमने n का वैल्यू बड़ा वैल्यू लिया एक से ज्यादा, इसलिए ये स्मॉलर देन 1 होगा। तो स्मॉलर देन 1 और ये 1 है, मतलब पॉजिटिव वाला 1 से छोटा, तो मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड में कम, सॉरी ज्यादा, और वो वाला मैग्नीट्यूड में कम। इसीलिए जब टोटल को आप जोड़ेंगे तो आपका फाइनली नेगेटिव आएगा। तो आप बोलते हैं कि लैटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक, इसी वजह से आप बोल भी रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे। आप लैटिस एनर्जी ये एक्सोथर्मिक हुआ। अब अगला पॉइंट, सारे कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए आप के लिख दें। अच्छे से आइए, बढ़िया से समझिए। सारे कांस्टेंट को आप थोड़ी देर के लिए के लिख दें। मान लो मेडुलेंग भी फिक्स ही है, एन नॉट फिक्स, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ये भी फिक्स, ई स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, माइनस के Q1 Q2 बाय आर। Q1 आपका Z प्लस है और Q2 आपका Z माइनस है बाय आर, और इसका मैग्नीट्यूड क्योंकि हमने नेगेटिव ले लिया। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं ये इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, हमने आपको पढ़ाया है फॉर आयन आयन इंटरेक्शन, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r फॉर आयन आयन इंटरेक्शन। तो लैटिस एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बहुत क्लियर है। लैटिस एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कैसे ये सब चीज छोड़ के आगे बढ़ा जा सकता था दोस्त? हर लोगों का इक्वली फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होता ना। तो लैटिस एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां से फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, क्योंकि बॉर्न हेवर साइकिल से ये तो पता नहीं चल रहा था कि कौन कौन सी चीजें लैटिस एनर्जी को प्रभावित करेंगी, कौन कौन सा चीज लैटिस एनर्जी किसी का ज्यादा होने के लिए, कम होने के लिए, भले ही आपको फैक्टर्स याद होते हैं, लेकिन वो आता कहां से है? तो वो फैक्टर इस इक्वेशन से आ रहा है। समझ में आ रही होंगी चीजें? तो सबसे पॉइंट वाइज आते जाइए ध्यान से। जैसे सबसे पहला पॉइंट साइज आया ना, आर प्लस या आर माइनस, क्या आपने लिखा? लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, चाहे कैटायन भी छोटा हो या एनायन भी छोटा हो, लैटिस एनर्जी साइज के छोटा होने से ज्यादा होगा। क्लियर है? आर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर जो है वो आर प्लस और आर माइनस है का सम है। तो आपने ये लिख दिया साइज की इनवर्सली। सेकंड आ जाए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे आ जाए अच्छे से। क्या हो जाएगा? लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। आप एग्जांपल भी कुछ कुछ कर सकते हैं, जैसे मान लो साइज के फेवर में लिखना है LIF से लेके CSF, तो ऊपर जाने पर R प्लस घट रहा है इसलिए लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। सही है? और वही ऐसा नहीं कि कैटायन, आप एनायन भी ले सकते हैं, NaF, NaCl, NaBr, NaI। इस बार दोस्त आपका क्या चेंज हुआ? अनायन। तो ऊपर जाने पर आपका R माइनस डिक्रीज करेगा इसलिए लैटिस एनर्जी इंक्रीज होएगी। सही है? अब आ जाओ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एग्जांपल यहां भी कर लो, आपका NaF से ज्यादा लैटिस एनर्जी हो जाएगी MgO की, MgO से ज्यादा SCN की, SCN से ज्यादा TIC की। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज +1 - 1 +2 - 2। स्कैंडियम 3b ग्रुप का है, हमने कई बार बोला है स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है +3। ट्रांजिशन मेटल के वेरिएबल होते हैं बट स्कैंडियम के फिक्स होते हैं +3। ठीक है?
और 3D सीरीज का अकेला वो एलिमेंट है जिसका +3 फिक्स है, +2 नहीं होता। बाकी 3D सीरीज आप जानते हैं सभी के +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, लेकिन स्कैंडियम का +2 नहीं होता, वो अनस्टेबल माना जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता नॉर्मली। तो आ जाओ, +3 नाइट्राइड -3 और ये कार्बाइड है तो +4 -4। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब काफी तेजी से लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको इन दोनों फैक्टर के अलावे तो कोई तीसरा फैक्टर नहीं दिख रहा, बट आपने कुछ चीजों को कांस्टेंट में डाल रखा है। जब आप कांस्टेंट वाली चीजों पर जाएंगे तो आपका एक फैक्टर है मेडुलेन कांस्टेंट ई। ये जो मेडुलेन, ध्यान से सुनेंगे, मेडुलेन कांस्टेंट ई, और एक फैक्टर है एन। एक बार एन को सोचे, लैटिस एनर्जी ज्यादा कब होगी? ये ज्यादा से ज्यादा होते, पहले एन एन पर भी देख ले, ध्यान से देखे, बॉर्न एक्सपोनेंट एन को देखें, सही से देखें, तो आपने देखा कि एनर्जी जो टोटल है ये इंट्रैक्शन अब +E रिपल्सन है। ये जो रिपल्सन वाली चीजें हैं ये 1/n के फॉर्म में है, मल्टीप्लाइड बाय 1/n के फॉर्म में है। तो आपको ये लैटिस एनर्जी नेगेटिव में ज्यादा कब मिलेगी दोस्त? जब ये पॉजिटिव में कम होएगी। ये पॉजिटिव में कम कब होगी? ये वैल्यू को कम होना तो कम कब होगी? जब ये n का वैल्यू बड़ा होगा। n का वैल्यू बड़ा कब होता है? जरा आप सोचें, n 12, 10, 9, 7, 5, जरा सोचे ये कब होता है? जब आप, ध्यान से सुने, जब आप या तो जेनॉन जैसे कॉन्फ़िगरेशन पर गए या नहीं तो 4f14 5d10 कॉन्फ़िगरेशन पर गए। अभी मैंने किया गोल्ड टाइप का, किया ना? आप ध्यान से देखें, आप वहीं पर ये कब लिखते हैं? किसके लिए? क्रिप्टॉन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। क्रिप्टॉन में क्या है आपका? सिर्फ 4d10 है। तो आपने क्या देखा? जितना आपका शील्डिंग पुअर हो रहा है, यहां सिर्फ d10, यहां d10 f14, जितना आपका शील्डिंग पुअर होगा उतना आपका बॉन्ड रिपल्सन कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होएगा, और ये जितना ज्यादा होगा ये वाली वैल्यू कम होगी और ये ज्यादा होगा। तो यहां से आप क्या बोलेंगे? ध्यान से, अगर मैं नए बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लोअर मतलब निचले दर्जे के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, तो देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं उनको बोलूंगा कि बेटा जितनी शील्डिंग पुअर होगी उतना न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन कैटायन का एनायन पर ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होने से लैटिस एनर्जी ज्यादा बनेगी। बट आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? जितनी शील्डिंग पुअर होगी, एक्वारेसी देखिए, एक्वारेसी इसी को बोलते हैं, जितनी शील्डिंग पुअर होगी उतना n का वैल्यू बढ़ेगा, रिपल्सन कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, और उसके बढ़ने से रिपल्सन वाली एनर्जी कम होगी। अट्रैक्शन वाले पे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क रिपल्सन पे पड़ रहा, रिपल्सन कम हो रही है उससे, और रिपल्सन एनर्जी कम होने की वजह से लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। बट ग्रेजुएशन तक के बच्चों को क्या बोला? क्योंकि उसको ये तो पढ़ाना नहीं है, तो उसको क्या बोल के निकल गए अपन? शील्डिंग पुअर, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा, आयंस क्लोज, अट्रैक्शन ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा। उसको तो रिपल्सन पता भी नहीं है। समझ में आई चीजें? केमिस्ट्री में जितना डेप्थ में उतरते हैं उतनी एक्यूरेसी चेंज होती है। तो बेसिकली आपके शील्डिंग के पुअर होने से आपके रिपल्सन कांस्टेंट के वैल्यू पर अंतर पड़ता है, बॉन्ड एक्सपोनेंट पर अंतर पड़ता है, डिफरेंस आता है उसमें, जिसके कारण रिपल्सिव एनर्जी कम होती है। तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन था ये। लेकिन हाँ, मैं ही अगर अपने लोअर क्लासेस वाले स्टूडेंट को पढ़ाता हूं तो मैं ही ये बात बोलता हूं उन लोगों को, क्योंकि उनको ये इक्वेशन से मुलाकात करवाना नहीं है, या इक्वेशन लिख भी दिया तो उनको डिटेल में समझाना नहीं है चीजों को, तो उनको कैसे समझाया जाए? तो उनको यही बोलता हूं, भाई शील्डिंग देख बेटा, क्योंकि जान रहा हूं शील्डिंग पे तो डिपेंड कर रहा है, आप भी देख रहे हो। तो शील्डिंग अगर पुअर तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा तो आयंस आ गया क्लोज, आयंस आया क्लोज, पैक होने लगा, अट्रैक्शन बढ़ा, लैटिस एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, तो सी बनाने का तरीका है ये सब। चलिए आ जाइए, तो आपको इन शॉर्ट इसको क्या लिखोगे? लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n-1 d10 और इससे भी ज्यादा d10 f14, f14। क्लियर है?
लैटिस एनर्जी कब ज्यादा? जब D10 हो उस समय में बढ़ जाएगा, और अगर D10 F14 हो जाए तो और बढ़ जाएगा। यह भी क्लियर हो गया। इसके अलावे ध्यान से देखिए, अब एक चीज को और डिस्कस करना है, मेडुलेन कांस्टेंट वैल्यू। मेडुलेन कांस्टेंट वैल्यू पर भी थोड़ा सा एक बार गौर कर ले, अगले पेज में आ जाए हम लोग तो ज्यादा बेहतर है। इस पेज को कितना हम लोग ये किया जाए, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार जल्दी से मेरे को बताइए, लाइक्स दबाइए, शेयर कीजिए, बताइए पहले अच्छे से कि हाँ चीजें समझ में आ रही है सही से या नहीं, प्लीज। आइए हम लोग अब इस फोर्थ पेज में अब मेडुलेन कांस्टेंट वाली एक बात करते हैं। क्योंकि हमने क्या लिखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, तो सबसे निचला पहले हाँ उसका एग्जांपल करना, किसका? एन वाले का। जैसे मैंने अगर लिया NaCl और कुछ भी ले लीजिए, KCl और AgCl, ध्यान से देखें। अब इसमें क्या है, अगर आपने चार्ज को लगाया +1 -1 +1 -1 तो सेम है, इससे लैटिस एनर्जी डिफाइन नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छे से देखते जाए, Z + Z- कांस्टेंट है। अगर आपने R को लगाया, R को, तो R+ करीब करीब सेम है, अप्रॉक्स, हालांकि थोड़ा सा K+ का बड़ा है लेकिन करीब करीब सेम लेके चले। कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? इसके पास K+ के पास 3s2 3p6 है, जबकि इसके पास Ag+ के पास 3d10 है, 4s0 है। तो आपने देखा कि इसकी जो K+ की जो N की वैल्यू होगी वो आर्गन वाले में चली गई, और इसकी वाली चली गई किस में? क्रिप्टॉन वाली में चली गई। तो मतलब ये N की वैल्यू 10 और N की वैल्यू 9, समझ में आ गया? तो आप क्या बोलेंगे इसको? पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, लैटिस एनर्जी बढ़ गई। समझे? तो आपको इस तरह से ये फैक्टर को देखना है। आपसे एक बात मैं अगले एग्जांपल में और अच्छे से क्लियर करूं, पहले एक और इस पे एग्जांपल कर दूं। CaCl2 ZnCl2, अगर आप बहुत तेज स्टूडेंट नहीं हैं तो ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन को नहीं डिस्कस कर सकते हैं, तो आप सीधे देखें +2 -1 +2 -1। आप बोलोगे सर यहां 3d10 है वहां नहीं है, वर्डिंग ऑफ शील्डिंग है, लैटिस एनर्जी बढ़ गई। आप इस तरीके से लगा लो, सही है। CuCl से ज्यादा AgCl, AgCl से ज्यादा AuCl, लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई। क्यों बढ़ गई दोस्त? यहां 3d10 है, यहां 3d10 + 4d10 है, और यहां 3d10 + 4d10 + 5d10 और +4f14 है। क्लियर है? और ये सब तो बहाने हैं। यहां पर n की वैल्यू 9 है, यहां पर n की वैल्यू 10 है, और यहां पर n की वैल्यू 12 है। अब अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये फैक्टर। अब एक फैक्टर है मेडुलेन कांस्टेंट के हिसाब से। आपने देखा कि जब आपका ZnS आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो आपने देखा कि NaCl आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और आपने देखा कि, ध्यान से देखें, ये आ गया। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं सही से? आपका मेडुलेन कांस्टेंट वैल्यू बढ़ गया। तो आप यहां से एक चीज लिखेंगे कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेडुलेन कांस्टेंट का वैल्यूज हो गया। ये भी पॉइंट आया। जैसे जैसे रिपल्सन वाली चीजें, ध्यान से देखें, रिपल्सन वाली चीजों और मेडुलेन कांस्टेंट के वैल्यू में देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रिपल्सन वाला वैल्यू काफी तेजी से चेंज कर रहा है, 5 7 9 10 12, 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे चेंज हो रहा है। लेकिन आप मेडुलेन कांस्टेंट की वैल्यू को देखें, ZnS 1.638, NaCl पहुंचते पहुंचते कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पहुंच गया, लेकिन अभी भी क्या है वहां पर? जरा गौर से देखें। सॉरी, यहां मैंने 4 लिख दिया, सॉरी। तो आप यहां पे क्या मैं कह रहा था, NaCl की वैल्यू पर आप पहुंच जाइए। तो NaCl पहुंचते पहुंचते आपकी वैल्यू क्या हो गई अब? 1.7,
और आगे बढ़िए, मतलब क्या है 1.6, 1.7 ऐसे करके वैल्यूज बढ़ रहा है। फिर CSCl में गया, थोड़ा और बढ़ा, फिर और आप आगे गए, रूटाइल में गए, थोड़ा और बढ़ा, फ्लोराइट गए और बढ़ा, मतलब कोरंडम गए और बढ़ा, मतलब वो ग्रेजुअली, इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा। कितने तेजी से? जितने तेजी से n। इसीलिए इस फैक्टर को लगाना बहुत मुश्किल काम है। आप बहुत एक्सपर्ट हैं तभी मेडुलियन कांस्टेंट पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से चेंज नहीं आता है, इनसिग्निफिकेंट फैक्टर है। पॉइंट क्या है, देखते जाए मेरी बात को। अगर आप प्रैक्टिकली बात करें ZnS वर्सेज NaCl की, ध्यान से देखें, तो दोनों में फैक्टर लगाते जाए। सबसे पहले लैटिस एनर्जी ड्यू टू n के कारण किसकी ज्यादा होगी? ZnS की बहुत ज्यादा होगी। फील कर पा रहे हैं कैसे? n के कारण, चूंकि जिंक 2+ आ गए, तो जिंक 2+ वाले में D10 आ गया, तो वो ले लेगा कितना? 9। लेकिन इसमें क्या ले लेगा? Na+। नियॉन वाले में ले लेगा, तो नियॉन वाले में क्या हो जाएगा? 7। तो ये 7 और ये 9 ले लेगा। तो जिसमें n की वैल्यू ज्यादा है वहां लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप जरा देखिए, अगर आप लैटिस एनर्जी को n के नजरिए से देखते हैं तब तो ZnS ज्यादा है, आराम से सुने। लेकिन अगर आप मेडुलियन कांस्टेंट की वजह से देखते हैं ए के नजरिए से, तो आप जानते हैं कि उस केस में फिर किसकी हो जाएगी? ZnS से ज्यादा NaCl की। क्योंकि लैटिस एनर्जी ZnS के लिए अभी आपने, सॉरी, n की वैल्यू अभी मैंने क्या बोला ZnS के लिए, याद करो 1.638, और वहीं पर मैंने NaCl के लिए क्या बोला? 1.747। लेकिन देख रहे हैं वैल्यू कितना छोटा अंतर है, और आपका ये वाला वैल्यू कितना है? इसके लिए मैंने क्या बोला? NaCl के लिए एवरेज लोगे तो खैर छोड़ो, हटाओ, उतना ध्यान मत दो। अब आ जाओ यहां पे एक और फैक्टर, चार्ज लैटिस एनर्जी ड्यू टू Z+Z-। अब दोस्त जब चार्ज के नजरिए से लोगे तो दोस्त इस पर +2 -2 है यार, और इस पर +1 -1 है यार, कितना का डिफरेंस होगा? कुल मिला के क्या हो गया? लैटिस एनर्जी ZnS की बहुत ज्यादा हो गई NaCl से। मतलब क्या मैं क्या बोलूं, आप लोग समझदार हो गए। मेडुलियन कांस्टेंट एक इनसिग्निफिकेंट फैक्टर हो गया, इसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी छोटी छोटी चीजें चीजों को पलट देती हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीजें पलट देती है, जैसे 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 कभी कभी छोटी छोटी चीजें पलट देती है। जैसे लैटिस एनर्जी ZnS जिंक ब्लेंड का ज्यादा होगा, या लैटिस एनर्जी ZnS वोल्टाइट का ज्यादा होगा? क्लियर हो गया? अब मामला समझ गए होंगे आप। बट अगर आप लेते हैं ZnS जिंक ब्लेंड, और अगर आप लेते हैं ZnS वोल्टाइट, तो किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? अब कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास मेडुलियन कांस्टेंट के सिवा, क्योंकि n0 दोनों का सेम, Z+Z- सेम, ए में ये ज्यादा, E² सेम, 1/4πε0 सेम। समझ में आई चीजें? n की वैल्यू सेम। तो अब आपका कौन डिसाइड करेगा? उस समय में यही डिसाइड करेगा। तो छोटा फैक्टर है लेकिन कभी कभी काम आ जाएगा, लेकिन यूजुअली इनसिग्निफिकेंट है। क्यों? हमने बहुत मजेदार तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आप लोगों की चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार बताइए अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं? अच्छे क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आया या नहीं? एक बार बताइए, मुंतजिर हूं आपके जवाब का, और अगले पेज में फिर मैं आगे ले जाता हूं, प्लीज। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, उस इक्वेशन में जितनी चीजें थी हमने डिस्कस की, लैटिस एनर्जी के एग्जांपल्स भी हमने किए। अब पॉइंट है, अगर चीजें क्लैश करें, नहीं, आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं,
तो अगर आप औसत दर्जे के टीचर हैं और बच्चा भी आपका औसत दर्जे का है, तो वो ऐसा करेगा कि आपसे बोलेगा कि सर LIF NAF KF RBF CS वाला एग्जाम्पल, LIOH से CSOH एग्जाम्पल, कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल ले लिया। जहां कैटायन वेरी कर रहा है तो आपने बोला कैटायन साइज, एनायन वेरी कर रहा है एनायन साइज, चार्ज वेरी कर रहा है चार्ज के हिसाब से बोल दिया, सिल्डिंग पुअर वेरी कर रही है, एवरेज स्टूडेंट है तो सिल्डिंग के हिसाब से बोल दिया, अच्छा बच्चा है थोड़ा तो आपने बोल दिया कि बेटा यहाँ पर सिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन एक चेंज की वजह से एक्चुअली एन की वैल्यू चेंज हो रही है, आपने वो भी एक्सप्लेन कर दिया। चलो बच्चे को कोई ऐसा बच्चा अगर आपसे लपेटे में लेने की कोशिश करे, मतलब सर CaCl2 और AgCl ये दो चीज का ले ले, अब उसके पास क्या लॉजिक है, सर CaCl2 में और AgCl में किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो CaCl2 में सर कैल्शियम के पास +2 है, AgCl में सिल्वर के पास +1। लेकिन कैल्शियम प्लस और Ag प्लस में सर अगर जाए तो उसके पास आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, और ये Ag प्लस वाले में अगर आप जा रहे हैं तो ये क्रिप्टॉन वाले कॉन्फ़िगरेशन पर फॉल करेगा, एन वैल्यू के हिसाब से जाए तो उसकी लैटिस एनर्जी जाएगी, मतलब सिल्डिंग के हिसाब से जाए तो उसकी जाएगी और चार्ज के हिसाब से आएगी, फंस गया। तो ऐसे में आप एक बात को समझिए, अगर बहुत ज्यादा मारामारी ना हो, एग्जाम्पल सिंपल हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स ना लिए जाए, तो स्ट्रेट एग्जाम्पल्स में आप सबसे पहले चार्ज को तरजीह देंगे, सेकंड नंबर पर शिल्डिंग को, और सबसे बाद में साइज लगाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करें चार्ज से, ऐसा नहीं कि सब फिक्स है मैं जो बोल रहा हूं वही हो रहा है, लेकिन हाँ जनरल एग्जांपल्स को आप पार कर जाएंगे, ठीक है। बाकी तो चीजों को आप जानते हैं कि जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है, कभी कुछ हो सकता है, कोई थियरी नहीं, कोई परिभाषा नहीं है कि पहले चार्ज ही लेना, लेकिन जनरल एग्जाम्पल्स पहले चार्ज से आप क्लियर कर ले तो सामान्य तौर पर देखे जाते हैं कि उनके लैटिस एनर्जी ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि चार्ज जो है ना वो दो चीजों का गुणक है, मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए आप भी समझ सकते हैं NaCl और MgO है, सीधा 1 1 और 2 2 4 टाइम्स का डिफरेंस हो जाता है। बाकी कोई चीज में आप n वैल्यू को देखें तो n वैल्यू में क्या 4 टाइम्स का डिफरेंस होता है, नहीं होता। समझ में आई चीजें आपको मैंने क्या बोला, इसीलिए सबसे बड़ा फैक्टर मैं बोलता हूं कि पहले चार्ज को प्रायोरिटी दे दे, उसके बाद शिल्डिंग को दे दे और तब साइज पर जाए, ठीक है। चलिए आइए, जैसे अगर मैं एग्जांपल्स में लूं, मैं बोलूं कि Fe F2 Fe F3 में किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, बोलोगे सर +2 +3, सर इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, कुछ नहीं है, गुड। मैं बोलूं कि Na2O MgO, ध्यान से देखिए, और एक एग्जांपल दे दूं SiO2 में किसकी ज्यादा, तो आप बोलोगे कि सर +1 -2 +2 -2 और सर +4 -2, तो लैटिस एनर्जी इधर बढ़ गई। अब मैं बोलूंगा कि भाई साहब ये गलत है, ऐसे कैसे बोल दिया, बोलोगे कैसे सर, तो मैं बोलूंगा कि SiO2 तो आपका कोवेलेंट सॉलिड है, तो आप कहां पे ले जाके उसको लैटिस एनर्जी लगाकर किस तरीके से बना रहे हैं, तो ये इररिलेवेंट क्वेश्चन हुआ। बोलोगे सर ये तो आप बोल सकते हो Na2O ज्यादा MgO, लेकिन SiO2 में इस तरीके से मत बोलो, वो आपका कोवेलेंट है, आप आयोनिक कंपाउंड के लिए, आयोनिक बॉन्ड के लिए लैटिस एनर्जी आप डिफाइन करते हो। चलो अब अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ध्यान से देखो, CaCl2 और AgCl का एग्जांपल ले रहा हूं, इसके पास चार्ज वाला फैक्टर है लेकिन इसके पास D10 वाला फैक्टर है। अब किस फैक्टर को तरजीह दी जाए, तो मैंने बोला पहले चार्ज को दे दो। सबसे पहले किसको मैंने बोला, लैटिस एनर्जी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या बोला मैंने, सबसे पहले बोला कि 1 नंबर पे चार्ज लिख लो, 2 नंबर पे मैंने क्या बोला D10 F14 देखो, और 3 नंबर पे मैंने क्या बोला, तब साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखो। तो CaCl2 AgCl में इसलिए किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं बोलूं, ठीक से देखो, अगर मैं बोलूं NaCl भी ले लिया, AgCl भी ले लिया, CaCl2 भी ले लिया, ध्यान से देखोगे ZnCl2 भी ले लिया, चलो CdCl2 ले रहा हूं, CdCl2 भी ले लिया, KCl भी ले लिया। अब कैसे होगा, बोलोगे सर सबसे पहले चार्ज को देखना है, तो चार्ज के नजरिए से सर 2 का हाईएस्ट आ रहा है, एक सर CaCl2 का +2 और एक CdCl2,
जब चार्ज को मैंने देख लिया तो इन दोनों में फैसला सर मैं D10 से करूंगा, और D10 सर अपने CdCl2 के पास है, इसीलिए सर सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी CdCl2 की बनेगी। मैं बोलूंगा उसके बाद, बोलोगे सर अगला तो ऑब्वियस है CaCl2। मैं बोलूंगा फिर, बोलोगे सर NaCl, AgCl और KCl में फिर चार्ज सेम है, तो अगला मैं D10 लगाऊंगा सर, क्योंकि D10 से आपका n वैल्यू पर फर्क आएगा, तो सर अपना हो जाएगा AgCl। और लास्ट में सर मैं साइज लगाऊंगा, तो साइज में जो छोटा है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो फैक्टर्स को मिक्स करने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया, और बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि आपको कोई पूछ करके इस तरीके से फंसा ना सके। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं कि हाँ, तो ये था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। अब है जो लैटिस एनर्जी आपका बॉर्न-लैंडे करेक्शन से आएगा, मतलब थियोरेटिकल, और जो एक्सपेरिमेंटल है बॉर्न-हेबर-साइकिल वाला, ये दोनों बहुत ज्यादा वैरी नहीं करता है। वैरी कब करता है, अब इस बात को थोड़ा सा समझना है, पहले अच्छे से देख लें। लैटिस एनर्जी अच्छे से सीखें, ड्यू टू BL correction and that due to BH cycle may vary from very less extent to a large extent, depends upon polarization and efficient packing of ions inside the crystal like abnormal factors. Like abnormal factors. अच्छे से दोस्त देखिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि लैटिस एनर्जी जो आपकी थियोरेटिकल आएगी, ठीक है, और जो लैटिस एनर्जी एक्सपेरिमेंटल आएगी। एक्सपेरिमेंटल कहां से आएगी? बॉर्न-हेबर साइकिल से। और थियोरेटिकल कहां से आएगी? बॉर्न-लैंडे करेक्शन से। मैंने बोला ये कभी ये ज्यादा हो सकता है, कभी बहुत बड़ा का भी अंतर हो सकता है, तो कभी क्लोज भी हो सकता है। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? कभी ये ज्यादा हो सकता है, कभी ये ज्यादा हो सकता है, कभी बहुत बड़ा का भी अंतर हो सकता है कि ये बहुत बड़ा हो गया या ये बहुत बड़ा हो गया, तो कभी सेम भी हो सकता है दोनों। अच्छे से इत्मीनान से सीखे, मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला कि ये किस पर डिपेंड करेगा, ये सिचुएशन पर। ये कोई एक बार दो बार की चीज नहीं है ऐसा कि कुमार मनु बैठ के एक्सप्लेन कर ले और आपको समझ में आ जाए, ये इतना आसान नहीं। ये डिपेंड करेगा कि पोलराइजेशन कितना काम कर रहा है, और कभी कभी इस पे भी डिपेंड करेगा कि एबनॉर्मल कोई पैकिंग तो नहीं आ गई। आयंस ऐसा है कि कैटायन और एनायन क्रिस्टल में भाई उसकी कॉम्पैटिबिलिटी बड़ी अच्छी है और वो पैक हो गया अच्छे से, तो ऐसा होने से लैटिस एनर्जी पर फिर प्रभाव पड़ेगा, पोलराइजेशन आने से प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा यदि पोलराइजेशन आ गया? ध्यान से, पोलराइजेशन अगर बढ़ गया तो आपका लैटिस एनर्जी थियोरेटिकल जो होगा वो कम होने लगेगा, और अगर पैकिंग बढ़ते चला गया, पैकिंग ऑफ आयंस बढ़ते चला गया, तो लैटिस एनर्जी जो आपका थियोरेटिकल है वो बढ़ जाएगा। तो आप नहीं कह सकते हैं कि कब कौन किस पे भारी पड़ेगा। मैंने बोला कि अगर पोलराइजेशन आ गया, तो पोलराइजेशन आने से आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होने लगेगी,
क्योंकि आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर घटेगा, लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होने लगेगी। और जब पैकिंग ऑफ आयंस आ जाए तो आयंस अच्छे से पैक होता है, तो उस समय लैटिस एनर्जी की वैल्यू पैक होने लगेगी, आयंस कॉम्पैटिबल होगा जितना ज्यादा। तो इसके वजह से कौन ज्यादा हो जाए कम हो जाए ऐसा नहीं कहा जाता है। हमने आपको पहले बोला कि मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूं, एक आइडिया भी दे रहा हूं, ताकि आयोनिक बॉन्ड का आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, चूंकि आगे अगले नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पोलराइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो मेरा यह कहना है, मैं आपको समेट के ला रहा हूं अपने एरिया में जो आपका काम का है। एल्कली मेटल के हैलाइड्स कहां पर मतलब बिल्कुल अंतर नहीं है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है एल्कली मेटल के हैलाइड्स, क्योंकि वहां पर पोलराइजेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स भी और ऑक्साइड्स भी, लेकिन बेरिलियम वाले को छोड़ के। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पर लैटिस एनर्जी करीब करीब थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल सेम है, 2 से 3%, 1 से 3% के अंदर वैरी करते हैं, बाकी जगहों पर थोड़े वैरी करते हैं। तो बाकी जगहों पर पोलराइजेशन को समझना होगा और एट द सेम टाइम पैकिंग एफिशिएंसी को भी समझना होगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि लैटिस एनर्जी थियोरेटिकल ज्यादा होगा कि एक्सपेरिमेंट, अदरवाइज काम नहीं हो उसका कोई। बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स बेहद जरूरी है, ठीक है। कोई ग्रेजुएशन वाले लोगों के लिए मैं चीजों को नहीं सिखा रहा हूं, आप लोग सीनियर स्टूडेंट है, सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, आप में से अधिकांश लोग टीचर हैं, तो आपका ये नॉलेज साउंड होना चाहिए, और अधिकांश लोग इस बारे में गलत जानते हैं, ठीक है। तो मैंने रेक्टिफाई भी किया है कि आपका नॉलेज भी यहां पर सही हो और सही चीजों को भी बता। देखिए आइए, मैंने बोला कि लैटिस एनर्जी थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल all vary within 1 to 3% among किसमें, एल्कली मेटल के हैलाइड्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स में, एक्सेप्ट दोनों में, इसमें भी और इसमें भी Be2+, क्योंकि आप जानते हैं वो बहुत हाई पोलराइजेशन क्रिएट करता है। देखो कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, आप जानते हैं कि बेरिलियम 2+ बहुत हाई पोलराइजेशन क्रिएट करता है, तो चूंकि ये बहुत लार्ज पोलराइजेशन क्रिएट करेगा, इसीलिए फिर ये मामला को पलट सकता है कि आपका थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल में वो मामला पलट सकता है। इसलिए मैंने क्या बोला, आपको अच्छे से देखना है, एल्कली मेटल के हैलाइड और एल्कलाइन अर्थ मेटल के भी हैलाइड, लेकिन बेरिलियम वाला छोड़ के और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड, इन सब में आपका थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल लैटिस एनर्जी 1 से 3% के अंदर ही वैरी करता, मतलब नहीं वैरी करता। सर एक एग्जांपल दिखा सकते हो क्या? क्यों नहीं, NaCl का एक एग्जांपल मैं लेकर के आपको दिखाता हूं कि क्या आ रहा है वैल्यू, ठीक है। और मैंने बड़े अच्छे तरीके से कोशिश किया है समझाने का, फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आपके डाउट सर आंखों पर मैं उसको बताऊंगा, और आप मेरे को ये बताएं क्लैरिटी कैसी है, प्लीज। आइए दोस्तों, देखिए इनऑर्गेनिक में जितने वेरिएशंस हैं, चूंकि एक्सपेरिमेंट्स ही एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, इनऑर्गेनिक को सीखना ऊपर लेवल पर आसान हो सकता है, बट इनऑर्गेनिक को डेप्थ में सीखना मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी केमिस्ट्री को सीखने से ज्यादा टफ है ये। और फिर उतने ही दावे के साथ कह सकता हूं इनऑर्गेनिक को ऊपर से सीखना, किसी भी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए, हिंदी संस्कृत बायोलॉजी कुछ उठा लीजिए, जो उठाना है, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने से सीखना ज्यादा इसको आसान है ऊपर से, सरफेस पर से, लेकिन इसको डेप्थ में सीखना, फिर मैं वही बात उतने ही दावे से बोलूंगा बहुत ज्यादा टफ है, फिर फिजिक्स से ज्यादा टफ है। तो और वो भी एक्यूरेसी, दैट टू विथ एक्यूरेसी, इनऑर्गेनिक में ये मसला तो है।
तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके, आप अगर कोई चीज में कहीं मिसलेड हुए हो, कुछ गलत जानते हो, तो वो सारी चीजें भी आपकी सही हो जाए। और काम की चीजें तो कम से कम इतना जरूर बता दूं, मिनिमम, जो आपको आपके फ्यूचर के लिए बड़ा बेनिफिशियल। बाकी तो आप किताब उठाएं, आप कीटर भी मेहदी की बुक खूब पढ़ते हैं, पता नहीं जेआरएफ वालों को क्या भूत सवार होता, वो खूब पढ़ते रहते हैं, और Be2+ और Al++ की 5 वैल्यू पोलराइजिंग पावर की वैल्यू पलटो तो Al++ की वैल्यू उसमें ज्यादा दी रहती है। आप लिख के देखें, दुनिया जानती है, हम लोग प्रैक्टिकल वैल्यू भी देखते हैं, करवाते हैं, Li+ और Mg2+ की वैल्यू क्लोज होती है, उसमें देखें तो डबल है सीधे, Mg2+ की वैल्यू Li+। तो एक्यूरेसी कहां से लाएंगे आप? क्या करें? एजी शार्प की बुक पलटे तो कुछ और दिखेगी, कॉटन की बुक पलटे तो कुछ और दिखेगी, एएफ वेल्स की बुक पलटे तो और दिखेगी, रोजर मैकम्बर की पलटे तो और दिखेगी, पॉलिंग साहब साक्षात भी किताब लिखते हैं केमिकल बॉन्डिंग वाली, उनकी देखे तो कुछ और निकलेगी। क्या करे ऐसे में स्टूडेंट? इसीलिए मैंने बोला कि साइंटिस्ट यहां पर कंफ्यूज्ड है, तो बच्चों की क्या औकात है, तो चलो ऊपर ऊपर सीख लेते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, एक लेवल तक जहां पर लोग एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं, जर्नल्स एग्री करते हैं, वहां तक तो जा ही सकते हैं अपन। क्या +2 के थोड़ी ना स्टूडेंट है दोस्त? आइए, मैं क्या कह रहा था? हाँ, चलो, मैं कह रहा था वेरिएशन की बात। जैसे ध्यान से देखिए, अच्छे से आ जाइए, आपको मैं लेता हूं एग्जांपल्स में, ध्यान से। एल्कली मेटल के आप ऑक्साइड को लेते हैं, तो जैसे Li2O, Ne2O, K2O, Rb2O, CS2O। आप बोलते हैं कि सर इसमें ऊपर जाने पर कैटायन का साइज घटने की वजह से लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। मैं बोलूं कि अगर आप एल्कली मेटल का पेरोक्साइड ले ले, क्या ले ले? पेरोक्साइड, तो अब आप वो चीजें नहीं लगा सकते। कौन सी चीजें? सुपर ऑक्साइड ले ले। अब आप सोचेंगे साइज के हिसाब से, तो अब वो चीजें नहीं है, अब यहां पैकिंग डोमिनेट करता है, एबनॉर्मल फैक्टर्स आते हैं। क्योंकि ये जो पेरोक्साइड आयंस होते हैं या सुपर ऑक्साइड्स आयन होते हैं, ये लार्ज भी होते हैं एंड पोलराइजेबल होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट पोलराइजेबल आयंस होते हैं। इसीलिए इस केस में आपका पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी विथ इंक्रीजिंग साइज। नहीं समझे? क्योंकि ये लार्ज भी है और सॉफ्ट है, तो आयंस की पैकिंग बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीजेज लार्जली विथ, अच्छे से देखें, विथ इंक्रीजिंग कैटायन साइज। तो इसको बहुत लोग गलत पढ़ा देते हैं, इसलिए मतलब इस केस में नीचे जाने पर एक्चुअली कैटायन साइज बढ़ने के कारण आपकी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है? और उस समय में क्रिस्टल में एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन उस पैकिंग के थ्रू होता है, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट होती है पैकिंग के वजह से, तो आपकी लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है। ध्यान से सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ एबनॉर्मल फैक्टर्स होते हैं जो आपके वैल्यूज को चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं। उसी में से पोलराइजेशन है, उसी में से पैकिंग है, उसी में से और भी चीजें होती है, मैं करके भी दिखाता हूं। ठीक है? तो ये चीजें कभी कभी पैकिंग एफिशिएंसी मैटर करती है, ऐसा नहीं करती है, बहुत बार मैटर करती है ये पैकिंग एफिशिएंसी, जो आपके फॉर्मूले के मतलब R मतलब बाकी चीज मेडुलियन कांस्टेंट और बाकी चीजों को डोमिनेट करके वो पैकिंग एफिशिएंसी लीड कर लेता है।
तो ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स होते हैं, बट इनके बारे में अभी ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में चीजों को लाऊंगा सामने, जब मैं आपको पोलराइजेशन पढ़ा रहा हूंगा तो उस समय में इन चीजों को सामने लाऊंगा, और वो जस्ट बहुत जल्द आने वाला है। अगले लेक्चर से पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। आइए मैं एक एग्जांपल NaCl के बारे में बात कर रहा हूं कि आप जरा इसका U नॉट थियोरेटिकल कैसे निकालेंगे। ध्यान से, तो U नॉट एक्सपेरिमेंटल, तो अगर आपको इसकी निकालनी है तो आप बॉर्न-हेबर साइकिल से निकालेंगे, और ये 786 किलो जूल पर मोल हमने तो बहुत बार डिस्कस किया। नेगेटिव साइन लिखेंगे तो इससे होगा कि एनर्जी रिलीज होगी। और जब आप U नॉट थियोरेटिकल पर जाएंगे तो आपको बॉन्ड लैंडे करेक्शन लगाना होगा। N नॉट A Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 1 माइनस 1 बाय N। चलो इसमें फैक्टर्स को देखो, आप अच्छे से आ जाए। आप N नॉट जान ही रहे, A की वैल्यू क्या लेंगे? A की वैल्यू NaCl स्ट्रक्चर के लिए मैंने कर दिया 1.747। बाकी सब समझ रहे हैं, प्लस 1 माइनस 1 E समझ रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समझ रहे हैं। R 2.38 एंगस्ट्रॉम है, और N की वैल्यू जानते हैं, Na प्लस और Cl माइनस का मीन कर देंगे तो 8 अभी अभी आपने निकाला। जब सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आएगा 775। आपने क्या देखा, कितना क्लोज है जरा देखें, 775 786, कितना क्लोज वैल्यू आया। अब आपको समझ में आया होगा चीज। इसीलिए मैंने बोला एल्कली मेटल के हैलाइड, एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स बेरिलियम को छोड़ के का लैटिस एनर्जी थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल बहुत क्लोजली मैच करता है। एबनॉर्मल फैक्टर्स की बात मैंने की कि पोलराइजेशन अगर आ जाए तो बहुत लार्जली डेविएट कर जाएगा। हाई पोलराइजेशन है, पैकिंग एफिशिएंसी है तो लार्जली डेविएट कर सकता है, या ऐसे और भी लाइक फैक्टर्स जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूं KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अगर दोस्त आप इसका U नॉट थियोरेटिकल और U नॉट एक्सपेरिमेंटल लेंगे तो जरा मैं आपको दिखाऊं, आराम से डेटा मिस ना हो जाऊं मैं। 573 मेरे को लगता है कि ये वैल्यू है, लगता क्या है यही है, और 713 कुछ ऐसा है, मतलब लेके चले 73 या 63 ऐसा कुछ है, 63, मतलब लेके चले कि वैल्यूज में बहुत का डिफरेंस है। ठीक है, 500 और 550 और 710 वैल्यू में बहुत का डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि वैल्यू मैंने कुछ ही लिख दिया है, यही वैल्यू है ही, हो सकता है 2-4-5 जूल आगे पीछे जो भी। अब पॉइंट है पोटेशियम बाइकार्बोनेट में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? ठीक है, बहुत का डिफरेंस है। एक्चुअली जब आप KHCO3 को, मतलब बहुत का डिफरेंस आपका, एक्चुअली जब आप इसके स्ट्रक्चर को समझना शुरू करेंगे, यहां ना तो आपके पोलराइजेशन ने अफेक्ट इसको, इस चीज को प्रभावित किया है, और ना ही आपके इस चीज ने इसको प्रभावित किया है। ठीक है, सॉरी किसको बड़ा लिख दिया? थियोरेटिकल को ना, थियोरेटिकल बड़ा होगा ना, ये वैल्यू उल्टा है, बस इधर, बस वही सही है। ठीक है, पोलराइजेशन ने नहीं किया। एक्चुअली यहां पर क्या हुआ आप जानते हैं
कि इसके स्ट्रक्चर को जब आप जाएंगे बाइकार्बोनेट में COH, ध्यान से O माइनस और डबल बॉन्ड O, और सामने ये डायमेराइजेशन कर लेता है, ये देखिए, तो आपका थियोरेटिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है, फॉर्मूला का वैल्यू काफी ज्यादा है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटल देख रहे हैं तो ये डायमेराइजेशन के कारण, समझिए, जो दो आयंस के बीच का अट्रैक्शन है, कूलम्बिक इंटरेक्शन, उसको ब्लॉक कर दिया गया है डायमेराइजेशन के कारण। तो आप बोलेंगे डायमेराइजेशन ऑफ KHCO3, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि KHCO3 डायमेराइजेशन में होता है, NaHCO3 डायमेराइजेशन में नहीं होता। NaHCO3 के बारे में आप नहीं कह सकते ये डायमेराइजेशन में नहीं होता, मैं आपको ये सब चीजें पढ़ाऊंगा आगे। ये डायमेराइजेशन में नहीं होता, KHCO3 डायमेराइजेशन में होता है। NaHCO3 तो बहुत लीनियर लंबे चेन में होता है, जिसके कारण वो बेचारा इंसॉल्युबल भी हो जाता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो डायमेराइजेशन के कारण आप समझ रहे हैं ना, जहां पे कैटायन अनायन का एरे होना चाहिए, उस जगह पर दो अनायन ने मिल करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अपने ये साइट्स ब्लॉक कर रखे हैं, मतलब उस बीच में अब कैटायन तो नहीं इंटर कर सकता है। क्लियर है ना? इसीलिए इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रिजल्ट्स abnormally very low experimental lattice energy। ठीक है, मैंने बोला कि क्यों इतना लैटिस एनर्जी में डिफरेंस है, कि आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू काफी कम है थियोरेटिकल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थियोरेटिकल तो नॉर्मल फॉर्मूला से आएगा। ठीक है, अच्छे से देखें, हाँ मैंने बोला कि थियोरेटिकल तो फॉर्मूला से आएगा, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटल पे जाएंगे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम क्यों हो गई, क्योंकि प्रैक्टिकली बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट डायमर मॉलिक्यूल में रहता है, जबकि NaCl को जैसे लोगे तो Na+, चारों ओर Cl-। क्या यहां पर ऐसा सिचुएशन है, इस बाइकार्बोनेट के चारों ओर K+ है? नहीं है, यहां के इसके साइड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं सामने से दूसरे बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा। तो इससे क्या होगा, इसके लैटिस एनर्जी तो गिर जाएगी ना। तो एक्सपेरिमेंटल गिर गई, लेकिन थियोरेटिकल तो फॉर्मूला वाला वही। इसीलिए मैंने बोला और भी फैक्टर्स हो सकते हैं ऐसे। मैंने लिखा था कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल लैटिस एनर्जी, मैंने क्या लिखा था, गौर करो उस लाइन को, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल लैटिस एनर्जी जो डेविएट करते उसके रीजंस पोलराइजेशन भी है, और उसके रीजन पैकिंग एफिशिएंसी है। हमने बोला लाइक फैक्टर्स, मतलब और भी कुछ एबनॉर्मल, लाइक एबनॉर्मल फैक्टर्स, जैसे एबनॉर्मल आ गया कुछ, तो ऐसा तो इनऑर्गेनिक में हादसा होते ही रहता है ना। तो नई नई चीजों को सीखना है, एक्सप्लोर करना है। केमिस्ट्री अच्छी होगी इससे आपकी, तो उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया होगा, बड़ा मजा आपको आया होगा। एक बड़ा अच्छा मैं सवाल ले रहा हूं, यहां कॉर्नर पे मैं डाल ले रहा हूं, मैं नए पेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं आज के लेक्चर में। LIF और MgO, देखो यहां पे मेरे क्वेश्चन को अच्छे से समझो। लैटिस एनर्जी LIF का, ध्यान से, MgO की लैटिस एनर्जी ये 4 टाइम्स है LIF के। ठीक है, वाई अच्छे से सीखना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन। MgO की लैटिस एनर्जी 4 टाइम्स ज्यादा है LIF से, क्यों? अब बहुत लोग तुरंत दिमाग लगा लिए होंगे, सर चार्ज प्रोडक्ट जो है वो 4 टाइम्स ज्यादा, इसलिए लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो भैया मैंने ऐसा कब बोला कि 4 टाइम्स ज्यादा हो तो ज्यादा हो जाएगा? क्या सिर्फ चार्ज पे ही डिपेंड करता है? साइज पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपको लॉजिक सही से देना होगा, बहुत सही से लॉजिक देना होगा इसका। ठीक है, तब जाकर के, जैसे ये MgO का होता है वैल्यू, मेरे को ध्यान में, अच्छे से ध्यान में है, 1000 के अप्रॉक्स में LIF की वैल्यू लगभग 1000 के अप्रॉक्स में होती है ये।
और MgO की लगभग अप्रॉक्स 3900 के। तो एग्जैक्टली 4 टाइम्स नहीं है, अप्रॉक्स। तो आखिर कौन सा फैक्टर है, जरा देखिए कैसे हो गया। आप चार्ज तो देख ही रहे हैं कि Z प्लस Z माइनस बढ़ गया, इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स। अब बाकी चीजों को आ जाए, अच्छे से देखिए बढ़िया से। सबसे पहले मेडुलेन कांस्टेंट को आ जाए तो ए दोनों का सेम हो जाएगा। क्यों? दोनों का AB टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वाले जोन में जाएगा। AB NaCl AB टाइप का स्ट्रक्चर जब होता है तो ऑक्टाहेड्रल जोन वाले में जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम हो गया, मतलब मेडुलेन कांस्टेंट दोनों के वैल्यू को डिफरेंशिएट नहीं करेगा। अब आ जाइए, आराम से समझिए, आराम से समझिए। मेडुलेन कांस्टेंट दोनों का सेम हो जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर एक तरह का हो गया, लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो N0A Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब R पे आ जाए। जब R को डिस्कस करेंगे आप ध्यान से देखें तो आपको पता होगा कि Li प्लस से बड़ा है Mg2 प्लस। ठीक से देखें, Mg2 प्लस और ये क्लोज है, आपको पता होगा साइज बहुत क्लोज आयनिक रेडियस होता है। तो साइज R प्लस सेम है, R माइनस को वहीं पे लेंगे तो F माइनस से बड़ा है O डबल माइनस 1.48 एंगस्ट्रॉम और 1.37 एंगस्ट्रॉम। आप ये भी देखें बहुत का अंतर नहीं है, 0.1 का डिफरेंस है। तो इसलिए ये भी ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो ना A डिसाइड कर रहा है ना R डिसाइड कर रहा है। अब उसके बाद बच गया एक फैक्टर N। तो LIF के लिए N जब लिखेंगे और MgO के लिए जब N लिखेंगे तो इसमें हीलियम और नियोन लगेगा, समझ रहे ना। तो 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6। तो इसके लिए 6 आ गया N का वैल्यू। और MgO के लिए कितना हो गया? MgO के लिए अच्छे से जरा सोचे, 7 प्लस 7 बाई 2 7। आप क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू भी बहुत का अंतर नहीं ला रहा, इसीलिए चार्ज की वजह से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। ये लाएगा 1/6, वो लाएगा 1/7। तो N में भी बहुत का डिफरेंस नहीं, साइज में कैटायन का सेम है, अनायन में माइनर ज्यादा है O डबल माइनस, वहां भी डिफरेंस नहीं। दोनों AB टाइप का स्ट्रक्चर है, NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 FCC स्ट्रक्चर के साथ। तो मेडुलेन कांस्टेंट की वैल्यू NaCl टाइप के स्ट्रक्चर का हो जाएगा 1.747 वाला, वो भी सेम। तो भाई साहब कौन सा फैक्टर अंतर डालेगा? क्लैरिटी से समझ में आई चीजें? जो अंतर डालेगा वो Z प्लस Z माइनस डालेगा। तो 4 गुना का डिफरेंस, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 4। थोड़ा सा जो डिफरेंस आया वो हल्का सा साइज के कारण और इसके कारण, जो माइनर है, एग्जैक्ट 4 नहीं है। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया। तो आज हमने लैटिस एनर्जी को इस तरीके से खत्म किया। लैटिस एनर्जी में बहुत सारी बातें की, 2 लेक्चर हम लोगों ने लैटिस एनर्जी और आयोनिक बॉन्ड के इंट्रोडक्शन पे गुजारा। उम्मीद है आप लोगों को काफी अच्छे से आयोनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। पढ़ ले अच्छे से, नोट्स बना ले, अच्छे चीजों को रिवाइज करें, बराबर ये देखें। और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी जा रही है नहीं जा रही, इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं, गूगल पर जाके एक बार सर्च करें कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक और रेट करें और रिव्यू करें कि कुमार मनु सर आपके लिए कितने हेल्पफुल है आपकी इनऑर्गेनिक में। ये रिक्वेस्ट है मेरा आप सभी से, आप जिस किसी भी एप्लीकेशन या जिस माध्यम से भी हमको देख पा रहे हैं, चाहे यूट्यूब या एप्लीकेशन, आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं जितना डिजर्व करता हूं आप उसको एक बार गूगल पे जाकर के जरूर करें और हमारे एप्लीकेशन को भी, कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक एप्लीकेशन को भी आप रेट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, पोलराइजेशन टॉपिक ओपन करते हैं और जिसकी बड़ी दुनिया है, वहां बहुत सारी चीजें हम लोग समेटेंगे। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। बस आप अपना ख्याल रखें, हमसे मोहब्बत करते रहें और हम आप लोगों का केमिस्ट्री में ध्यान रखते रहे। थैंक यू सो मच।